प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने कहा है कि इसराइल को हमास के लड़ाकों के सिरों को काटकर गाज़ा बॉर्डर पर लटका देना चाहिए। भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी और रिपब्लिकन नेता रामास्वामी ने कहा है कि हमास ने इसराइल में जिस तरह का हमला किया उसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। ये एक ऐसा घिनौना काम हुआ है जिसका बदला हमास से लिया जाना चाहिए, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। शनिवार को लॉस वेगास में रिपब्लिकन जूइश कोलिशन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में बोलते रामास्वामी ने कहा, मुझे इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं लगेगा अगर इसराइल डिफेंस फोर्स हमास के 100 बड़े कमांडरों के सिर काट कर लाए और उसे गाजा सीमा पर टांग दे, ताकि फिर कोई 7 अक्टूबर जैसा आतंकी हमला दोबारा करने की सोच भी ना सके। रामास्वामी ने कहा कि हम में से कई लोग अभी भी 7 अक्टूबर की घटना से जूझ रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी अपूर्वा भी अभी भी सदमे में हैं। हमारे दो सबसे करीबी दोस्त दाना और मार्क तब यरूशलेम में थे। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों ने उस दिन अपने लोगों को खो दिया या ऐसे करीबी दोस्तों को जानते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। आज ये तय करने का समय है कि ऐसा करने वालों से किस सख्ती से निपटा जाए। रामास्वामी ने जो बाइडेन प्रशासन की भी जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि ईरान को $6 बिलियन देना पूरी तरह से पागलपन था। उन्होंने कहा कि बाइडेन के फैसलों ने भी चीज़ों को खराब किया है। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी लेखक और करोड़पति कारोबारी है। विवेक ने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है। रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए अपनी दावेदारी ठोकने के बाद वो चर्चा में है। 2025 के अमेरिकी चुनाव के पहले रिपब्लिकन पार्टी अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया से गुजर रही है। 38 साल के रामास्वामी का जन्म ओहियो में हुआ था। उन्होंने हार्वर्ड और येल से पढ़ाई करने के बाद बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बिजनेस किया और फिर एसेट मैनेजमेंट फर्म बनाई, जिसने उनको बड़े कारोबारियों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। रामास्वामी ने कहा कि वे नए अमेरिकी सपने के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने राजनीति में आने के बाद अपने मकसद के पीछे उच्च शिक्षा को मजबूत करने और चीन पर अमेरिका की आर्थिक निर्भरता को कम करने की बात भी कही है। आइए हम पृथ्वी से लेकर कुछ बात कर लें। वैज्ञानिकों ने कनाडा के बाफिन द्वीप पर ज्वालामुखीय चट्टानों में हीलियम के एक दुर्लभ वेरिएंट हीलियम-3 की आश्चर्यजनक मात्रा का पता लगाया है। इससे उस सिद्धांत को समर्थन मिला है कि नोबल गैस पृथ्वी की कोर से लीक हो रही है। ऐसी शताब्दियों नहीं बल्कि सहस्राब्दियों से हो रहा है। अनुसंधान दल ने चट्टानों के भीतर हीलियम-4 का भी पता लगाया। हीलियम-4 पृथ्वी पर आम है। हीलियम-3 ब्रह्मांड में कहीं और अधिक आसानी से पाया जाता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक बाफिन द्वीप पर चट्टानों से पहले की तुलना में बड़ी मात्रा में तत्व का पता लगाने पर आश्चर्यचकित थे। खोज का वर्णन करने वाले एक अध्ययन हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है। वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन में भूवैज्ञानिक और भूभौतिकी विभाग में एसोसिएट वैज्ञानिक और अध्ययन के प्रमुख लेखक फॉरेस्ट हार्टन ने कहा कि सबसे बुनियादी स्तर पर ब्रह्मांड में 4He हीलियम-4 की तुलना में बहुत कम 3He हीलियम-3 है। हार्टन ने कहा कि हीलियम-3 पृथ्वी पर दुर्लभ है क्योंकि इसका उत्पादन नहीं किया गया है। यह महत्वपूर्ण मात्रा में ग्रह पर नहीं पाया जाता है। जैसे पृथ्वी का चट्टानी भाग चूल्हे पर रखे गर्म पानी की तरह हिलता और संवर्धन करता है, ये सामग्री भी कोर से वैसे ही ऊपर उठती है, ठंडी होती है, गायब हो जाती है। ठंडा होने के दौरान हीलियम वायुमंडल में और फिर अंतरिक्ष में खो जाता है। पृथ्वी के कोर से लीक होने वाले तत्वों का पता लगाने से वैज्ञानिकों को ये जानने में मदद मिल सकती है कि हमारा ग्रह समय के साथ कैसे बना और विकसित हुआ है, और नए निष्कर्ष इस बारे में मौजूदा परिकल्पना को मजबूत करने के लिए सबूत प्रदान करते हैं कि हमारा ग्रह कैसे बना। नूनावूत क्षेत्र में स्थित बाफिन द्वीप कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा द्वीप भी है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक फिनले स्टुअर्ट की देखरेख में अपने डॉक्टरेट अध्ययन के हिस्से के रूप में 16वें लॉस इवांस द्वारा बाफिन द्वीप ज्वालामुखी चट्टानों में पहली बार हीलियम-3 से हीलियम-4 का उच्च अनुपात पाया गया था। उनके निष्कर्ष 2003 में नेचर साइंस जर्नल में प्रकाशित हुए थे। आइए हम बात करें ईरान की, जो इसराइल को धमका रहा है कि वो गाज़ा के अंदर ना घुसे। गाज़ा में हमले रोकने के लिए ईरान लगातार इसराइल को चिता रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से लेकर ईरान के इस्लामिक लिबरेशन गार्ड कोर के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी तक इसराइल को जंग के बुरे नतीजे भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। ईरान इसराइल को धमका तो रहा है, लेकिन लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो रहा है। ईरान के सीधी लड़ाई से किनारा करने की कई वजह हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान सीधे तौर पर इसराइल हमास युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता। वह इसमें शामिल होने को लेकर काफ़ी सावधान है, लेकिन उसे इसमें घसीटे जाने का भी डर है। अगर ईरान समर्थित मिलिशिया गाज़ा में हस्तक्षेप करती है तो फिर यह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में नहीं रहेगा। तेल अवीव में इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में ईरान कार्यक्रम की प्रमुख सीमा साइन का कहना है कि इन सभी समूहों को ईरान से जोड़ने वाली बात उनकी
इसराइल विरोधी नीतियां हैं। ईरान का पूरी तरह से इन पर नियंत्रण नहीं है। ऐसे में इन संगठनों की दखल ईरान को युद्ध की तरफ धकेल सकती है। इसराइल ने 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद इन हत्याओं में ईरान के शामिल होने का शक करते हुए सवाल उठाए गए थे। इस पर तेहरान ने तुरंत इससे इनकार किया था। अमेरिकी खुफिया जानकारी से यह भी पता चला कि ईरानी अधिकारी हमास के हमले से आश्चर्यचकित थे। तेहरान सीधे तौर पर इस हमले की योजना में शामिल नहीं था। लड़ाई शुरू होने के बाद ईरान ने इसराइल के खिलाफ लगातार तीखी बयानबाजी की है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन ने चेतावनी दी है कि गाज़ा पर इसराइल की बमबारी के दूरगामी परिणाम होंगे। लड़ाई बढ़ने से इस बात का भी संभावना है कि कई नए मोर्चे खुल जाएंगे। वाशिंगटन डीसी में क्विंसी इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष रीटा पारसी का कहना है कि इसराइल को नियंत्रित करने में यूएस की विफलता इस क्षेत्र को तनाव की ओर ले जा सकती है। इसराइल की भारी तैयारियों पर हिजबुल्लाह यह नहीं मानेगा कि ये केवल हमास के लिए है। अब तक भले ही ये लड़ाई हमास और इसराइल तक सीमित है, लेकिन इसमें लेबनान और ईरान समर्थित संगठन भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा होने पर नए मोर्चे खुल सकते हैं। रीटा पारसी कहते हैं कि ईरान को यह ध्यान में रखना होगा कि दुनिया उसके अनुसार नहीं चल रही है। अगर वे अपने प्रॉक्सी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो खुद को ऐसे युद्ध में जा सकते हैं जो वे नहीं चाहते हैं। पारसी ने कहा कि ईरानी सरकार आजकल अपनी आबादी को मानसिक तौर पर युद्ध के लिए तैयार कर रही है। ईरानी सरकार इसराइल गाजा के संघर्ष पर लिए जनता की राय तैयार कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ईरानी सरकार में पहले से ही चिंताएं हैं कि नागरिक उसके युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। आइए हम बात करें एपेक शिखर सम्मेलन की। एपेक शिखर सम्मेलन में सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के 21 प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए सैन फ्रांसिस्को की यात्रा करेंगे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन टिकाऊ समावेशी क्षेत्रीय विकास के अगले चरण की रूपरेखा तैयार करने के लिए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक समूह के अर्थव्यवस्थाओं के साथ साझेदारी की अमेरिकी प्रतिबद्धता दोहराएंगे। वो एपेक शिखर सम्मेलन समिट में सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के 21 प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए सैन फ्रांसिस्को की यात्रा करेंगे। उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन 14 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को लिए रवाना होंगे। हालांकि मोदी की यात्रा के बारे में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुलाकात कर इस बात पर सहमति जताई है कि एपेक सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भाग लेंगे। जहाँ उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होने की पूरी संभावना है। आइए हम जो केरल में बम विस्फोट हुआ है उसके बारे में बात करें। केरल के कन्वेंशन सेंटर में रविवार को धमाके में मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में गिरजाघरों के आसपास और मेट्रो स्टेशनों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्य बाजारों, गिरजाघरों, मेट्रो स्टेशनों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश हरियाणा की सीमा से लगे सीमावर्ती इलाकों में पुलिस दलों की नाकाबंदी करने के लिए कहा गया है। सादे कपड़े में पुलिसकर्मी, मोटरसाइकिल चालकों और पीसीआर वाहनों को सतर्क रहने के साथ साथ किसी भी सूचना को नजरअंदाज नहीं करने के लिए कहा गया है। अधिकारी ने बताया कि हम भीड़भाड़ वाले बाजारों में पहले से ही पैनी नजर रखे हुए हैं। त्योहारों के मध्य पहले से ही अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। केरल के कलामासरी में एक कन्वेंशन सेंटर में रविवार सुबह हुए धमाके में एक महिला की मौत हो गई और 45 अन्य घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ केंद्रीय एजेंसी से लगातार संपर्क में है। प्रकोष्ठ ने 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की सर्वाधिक वांछित आतंकवादी में शामिल मोहम्मद शाहनवाज आलम और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक ये तीनों व्यक्ति ISIS मॉड्यूल का हिस्सा थे। इनके पास से संदिग्ध सामग्री बरामद की थी जिसमें IED विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें भी शामिल हैं। आतंकरोधी एजेंसी ने शाहनवाज के बारे में कोई भी जानकारी देने पर 3 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। पेशे से इंजीनियर शाहनवाज पुणे पुलिस की हिरासत से भाग निकला था। गिरफ्तारी के वक्त वो दिल्ली में रह रहा था। उसके 2 सहयोगी की पहचान इमरान और यूनिस के रूप में हुई है। छानबीन के दौरान यह सामने आया कि शाहनवाज और उसके सहयोगी आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। अधिकारी ने बताया कि शाहनवाज, इमरान और यूनिस की गिरफ्तारी के बाद से ही हम सतर्क हैं। प्रतिदिन सख्त निगरानी और 24 घंटे गश्त की जा रही है। और खबर जो इसराइल से आ रही है, इसराइल और हमास की भी जारी लड़ाई को अब 3 हफ्ते बीत चुके हैं। इस बीच गाजा पट्टी में छिपे हमास के लड़ाकों को मारने के लिए इसराइल की सेना ने ज़मीनी अभियान शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई शुरू करने से पहले इसराइल ने गुरिल्ला तकनीक का इस्तेमाल किया। इस रणनीति का उपयोग दशकों से होता रहा है और हमास के खिलाफ लड़ाई गुरिल्ला तकनीक फिर से चर्चा में आ गई है। आइए जानते हैं आखिर क्यों सुर्खियों में है गुरिल्ला युद्ध। आखिर इसराइल ने हमास के खिलाफ कैसे गुरिल्ला तकनीक को अपनाया, क्यों शुरू किया गया ये युद्ध। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला कर इसराइल को गहरा घात दिया था। तब से इसराइल ने गाजा पट्टी में मौजूद हमास के ठिकानों को नस्तानबूद करने के लिए कई हवाई हमले किए। इसके साथ ही इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने गाजा में ज़मीनी हमले की योजना बनाई। शुरुआत में IDF अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ और उसे ज़मीनी अभियान की कार्रवाई टालनी पड़ी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में IDF ने हर बार पीछे हटने से पहले गाजा में 3 लक्षित और छोटी घुसपैठ शुरू की। इसराइल की प्रख्यात नौसैनिक इकाई सायटेट के 13 नौसैनिक कमांडो ने ज़मीन के रास्ते 2 घुसपैठें की। वहीं एक बार समुद्र के रास्ते घुसपैठ की गई।
इजरायली मीडिया रिपोर्ट की माने तो प्रत्येक घुसपैठ के जरिए सीमित संख्या में हमास की बुनियादी ढांचों को नष्ट किया गया। इसके जरिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों से कहीं अधिक क्षति पहुंचाई, इसलिए प्रभाव काफ़ी सीमित था। शुरुआत में उम्मीद गाजा में अब तक का सबसे बड़ी ज़मीनी हमले की लगाई गई थी, जिसके लिए 3,60,000 रिजर्व सैनिक बुलाए गए थे। हालांकि इजरायली सेना द्वारा जो कुछ किया गया है वो अभी 2014 में गाजा में किए गए ज़मीनी आक्रमण के स्तर तक नहीं पहुंचा है। जब इसराइल बार बार ज़मीनी हमले में देरी कर रहा था तो सबके मन में कई सवाल थे कि क्या अब तक आक्रमण में देरी करना सही कदम है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रक्रिया 2 सप्ताह पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन 1 या 2 दिन बाद ही पता चला कि उस समय गाजा में घुसपैठ की सूचना दी गई थी। योजना थी कि लड़ाई में वास्तव में हमास को शामिल नहीं किया जाए। घटनाक्रमों की श्रृंखला से स्पष्ट होता है कि आईडीएफ हमास पर गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपना रहा है। हमास के खिलाफ क्यों शुरू किया गया गुरिल्ला युद्ध? इस समय गाजा शहर में खुद को बचाने रखने के लिए हमास जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है वो घात लगाकर किए जाने वाले हमले, सुरक्षित दिखने वाली चीज़ों को विस्फोट करना और हिट एंड रन शामिल हैं। इन तरीकों के जरिए हमास इसराइल के हवाई और अन्य तकनीकी लाभों का बेअसर करना चाहता है। वहीं गुरिल्ला युद्ध की बात करें तो लगभग युद्ध जितना ही पुराना है। परंपरागत रूप से इसका इस्तेमाल छोटे या कमज़ोर पक्ष द्वारा बड़े या क्रम सक्रिय पक्ष को रोकने के लिए किया जाता था। क्योंकि हमास ने इसराइल के खिलाफ शहरी इलाकों में मानव ढाल का उपयोग करना शुरू कर दिया है, लिहाजा इसराइल को भी समझ आया कि बड़ी और अधिक शक्तिशाली सेना होने का मतलब तकनीक में आश्चर्य के तत्व को छोड़ना नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो गाजा में मौजूद हमास के लड़ाकों को नहीं पता कि आईडीएफ आगे कहाँ से छलांग लगा सकती है। गुरिल्ला तकनीक के इस्तेमाल का उद्देश्य क्या है? इजरायली मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसे हमास को इस हद तक परेशान करने के लिए तैयार किया गया कि यह मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव डाले, ताकि वो अपनी रक्षात्मक मुद्रा का दोबारा अनुमान लगाना शुरू कर दे। उधर आईडीएफ के पास ऐसे ड्रोन और अन्य निगरानी प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए वो हमास की गतिविधियों का निरीक्षण कर सकता है। गुरिल्ला युद्ध रणनीति की तरह ही आईडीएफ हिट एंड रन का इस्तेमाल करती आई है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि आईडीएफ रणनीति को ठीक से लागू करता है तो ये एक ही समय में कई छोटी घुसपैठ करना शुरू कर देगा। इससे हमास अधिक भ्रमित हो जाएगा कि आगे क्या होगा, कब कोई घुसपैठ बड़ी हो सकती है, कहाँ से हो सकती है, फिर उस समय हमला होगा जब हमास की सुरक्षा अचानक कम हो जाएगी। इससे आईडीएफ को बड़े सैनिकों के साथ गाजा में प्रारंभिक पैर जमाने में मदद मिलेगी, इससे पहले कि हमास जवाबी हमले कर सके। गुरिल्ला युद्ध तकनीक के इस्तेमाल का मतलब यह नहीं कि इजरायली सेना खतरों से बच सकती है। कई बार सैनिकों को अपने बख्तर में वाहनों से बाहर निकलने और घर घर सड़क के कोने कोने में जाने की जरूरत होगी, ताकि सुरंगों और अन्य खुफिया जगहों पर छिपे आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। आशंका होती है कि जब आईडीएफ कर्मी किसी घर या सुरंग का दरवाजा खोलेंगे उस दौरान सैनिकों के हताहत होने का खतरा होगा, क्योंकि दीवारों में छिपे हुए छोटे छेद के जरिए हमास के लड़ाके गोली मार सकते हैं। संक्षेप में कहीं तो तकनीक के इस्तेमाल करने के तरीके पर ही नफ़ा नुकसान शामिल है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।